हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज से हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एलिमेंट। अभी जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, इसमें नंबर 1 है एक्टिव एंड पैसिव, नंबर 2 है लीनियर नॉन लीनियर, यूनिलेटरल बायलेटरल, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। अब देखिए गाइस, ये जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट है जिसमें हम बात करें एक्टिव और पैसिव, ठीक है, हर चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, ये जितने भी आपको 5 टॉपिक नजर आ रहे हैं, अगर मैं इस पे पढ़ाने पे आऊं तो आपको मैं एक एक 2 घंटे इन एक एक प्रॉपर्टी के बारे में बता सकता हूं, बट उसकी नीड इस नेटवर्क थ्योरी में नहीं है। उसकी नीड इस नेटवर्क थ्योरी में नहीं है। एक्टिव एंड पैसिव डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करके एक सब्जेक्ट होता है जो हमारे गेट में बहुत ज्यादा डायरेक्टली नहीं गिवन है। एक सिग्नल एंड सिस्टम गेट के सिलेबस में गिवन है, एक डिजिटल सिग्नल ईसी स्टूडेंट्स को आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको एक सब्जेक्ट आता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। उस सब्जेक्ट में एक्टिव एंड पैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है और बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना होता है। बट नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ज्यादा एक्टिव एंड पैसिव के बारे में आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, आप कुछ लोग बोलेंगे मुझे कि सर सब्जेक्ट सीखने के लिए तो सारी चीज की जरूरत होती, माना जरूरत होती है, बट अल्टीमेटली एग्जामिनेशन में नंबर आना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी होता है। पढ़ाने पे हर चीज को समझने के लिए हमारे पास विस्तृत टाइम है, किताबें हैं, सेल्फ स्टडी है। आप किसी कोचिंग को या किसी चीज को ज्वाइन करते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें स्टिक टू दिस सिलेबस और एक्चुअल एग्जाम में आता क्या है इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। नॉलेज बहुत आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा, बट सिलेक्शन नहीं होगा। और आप जानते हैं हिंदुस्तान में नंबर का वैल्यू है, सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा। आपके नॉलेज का वैल्यू तभी है जब वो आपका जो मेहनत है, आपका जो नॉलेज है, वो मार्क्स में एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं आप सभी को बोलता हूं, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। और इतिहास में 25-30 सालों में उस एग्जाम से किस तरीके से पैटर्न, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ओवर द टाइम आपको नॉलेज तो आते जाएगा, फील आते जाएगा हर चीज का। देखिए, अब बहुत सारे लोग सर तो फीलिंग तो जरूरी है, अब फीलिंग के चक्कर में कई बार आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं थ्योरेटिकल पॉइंट या जो भी चीज, क्योंकि देखिए नेटवर्क थ्योरी में बहुत सारे सब्जेक्ट की बात होगी, बट अगर मैं उन्हीं सब्जेक्ट को बार बार ये चीज दोहराता हूं, मैं दूसरे सब्जेक्ट को इसके अंदर इन्वॉल्व करने पाऊंगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। नेटवर्क थ्योरी को जितना स्ट्रेट रखेंगे उतना बेहतर तरीका रहेगा एग्जाम में नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो एक्टिव एंड पैसिव, जैसे मैंने बताया, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एक सब्जेक्ट होता है जहां पे बहुत डिटेल वर्जन में इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है। लीनियर एंड नॉन लीनियर, ये तो आप अपने गेट के सिलेबस में भी 3-4 सब्जेक्ट में देख लोगे, आप कंट्रोल सिस्टम में देखोगे। अभी आगे चल के जब मैं सारी प्रॉपर्टी पढ़ा दूंगा तो एलटीआई सिस्टम का एक छोटा सा नॉलेज दे दूंगा। पूरा कंट्रोल सिस्टम लीनियर नॉन लीनियर की बात करता है। साथ में आपका सिग्नल एंड सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम में भी लीनियर नॉन लीनियर एक प्रॉपर्टी होती है और बहुत डिटेल वर्जन में लीनियर नॉन लीनियर को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, नॉट सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, होमोजीनियस प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन, ये सारा चीज आप सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ेंगे। थर्ड नंबर आता है यूनिलेटरल बायलेटरल, ये अभी हम लोग देख लेंगे क्या होता है। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, अगेन पावर सिस्टम में बहुत डिटेल में जाते हैं। और ट्रांसमिशन लाइन, बहुत सारे जो कम्युनिकेशन के स्टूडेंट होंगे वहां पर ईएमएफटी में ट्रांसमिशन लाइन है, वहां पर लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले पावर सिस्टम में लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ते हैं, तो उसका भी वहां दूसरे सब्जेक्ट में एग्जीक्यूशन ज्यादा है। फोर्थ नंबर टाइम वेरिएंट एंड टाइम, फिफ्थ नंबर टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, ये प्रॉपर्टी भी सिग्नल एंड सिस्टम में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ी जाती है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये नेटवर्क में क्यों पढ़ा रहे हो? ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने पढ़े, फंडामेंटल एलिमेंट पढ़े आर, एल और सी, इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टी को थोड़ा बहुत समझ जाते हैं। तो एक शॉर्ट समरी टाइप में आपको बता देता हूं कि एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, लीनियर नॉन लीनियर क्या होते हैं। एक तो ये है। दूसरा कि आपके सेमेस्टर की जो एग्जाम होती है या जो कन्वेंशनल पेपर होते हैं वहां पर कई बार लिखने को आता है, तो जो कॉलेज में जो पढ़ाई कर रहे होंगे उनका काम भी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो कन्वेंशनल पेपर, जब स्टेट कन्वेंशनल या ईएससी के कन्वेंशनल पेपर लिखोगे तो वहां पर भी ये डायरेक्टली कई बार लिखने को आता है। डेफिनेशन हो गया या क्या होते हैं, व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव, तो आपको लिखना पड़ेगा, तो वहां पर आपको ये यूज रहेगा। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम लोग नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव। अब देखिए क्या होता है, जब हम कॉलेज में होते हैं ना तो एक्टिव एंड पैसिव को लेके एक बहुत ही नॉर्मल से डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसे जो भी पावर जनरेट करता है, जो भी पावर डिलीवर करता है वो सब एक्टिव होते हैं, जो भी पावर एब्जॉर्ब करता है वो सारे के सारे पैसिव होते हैं।
ये डेफिनेशन नॉर्मली एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट पढ़ता है, बट ये आधी अधूरी डेफिनेशन है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि डेफिनेशन गलत है, बट आधी अधूरी डेफिनेशन है। प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं एक्टिव एंड पैसिव की बोलूं तो सिंपल डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव की। द एलिमेंट दैट कैन एबल टू जनरेट अ सिग्नल और एम्पलीफाई अ सिग्नल, है ना, जो जनरेट कर सके सिग्नल को, एम्पलीफाई कर सके, ठीक है, एम्पलीफाई और रेक्टिफाई कर सके, ऐसे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, एक्टिव एलिमेंट कहलाएंगे। अदरवाइज पैसिव एलिमेंट में गिनती होगी उनकी। समझ में आ गया? तो सिर्फ जनरेशन ही आपके काम का नहीं है, उसके साथ साथ अगर कोई एम्पलीफाई कर सके या कोई रेक्टिफाई करने में भी कैपेबल है ना। मान लीजिए इधर सप्लाई है और आपका डायोड लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है, रेक्टिफाई कर दिया है उसने, है ना, यहाँ की सप्लाई पावर को रेक्टिफाई कर दिया है। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, आपका रेक्टिफिकेशन कर रहा है, सिग्नल जो भी इनकमिंग सिग्नल है उसको क्या कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है। तो ऐसे एलिमेंट जो भी होंगे जो एम्पलीफिकेशन कर सके, रेक्टिफिकेशन कर सके और जनरेट कर सके सिग्नल को, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एक्टिव में कहलाएंगे। अदरवाइज सारे के सारे पैसिव में कहलाएंगे। अब बहुत सारे लोग देखिए बहुत सारा डिटेल वर्जन देते हैं, इसमें इतनी डिटेल वर्जन की जरूरत नहीं है। आप डेफिनेशंस को ध्यान में रखिए, इससे ज्यादा नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट में जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ कुछ लिस्ट दे देता हूं आपको, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। अब अभी देखिए मैं अभी जो नेक्स्ट यूनिट होगी ना उसमें टाइप्स ऑफ सोर्सेस, तो वहां सारे बताऊंगा, आइडियल वोल्टेज, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस, करंट सोर्सेस, सारी चीज डिटेल में बताऊंगा। अभी सिंपल आपको वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में पता होगा, इतना नॉलेज तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं होगा। बाकी मैं डिटेल में नेक्स्ट यूनिट में टाइप्स ऑफ सोर्सेस में बताऊंगा। तो ये वोल्टेज सोर्स, ये जो वोल्टेज सोर्स है और करंट सोर्स है, ये जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, अब आप बोलोगे सर ये तो पावर एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट ये कहां पढ़ाऊंगा मैं, पावर एंड एनर्जी में पढ़ाऊंगा। अभी ये मान के चलिए कि जो लिस्ट मैंने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स यहाँ एज्यूम किए हैं वो ऐसे एज्यूम किए हैं जो पावर जनरेट कर रहे हो, जो पावर जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स दोनों काय में आएंगे, एक्टिव में आएंगे। दूसरा है ट्रांजिस्टर। जितने भी आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, उन सब में पावर को एम्पलीफाई करने की कैपेबिलिटी होती है। किसी में एम्पलीफिकेशन होता है और डायोड अगर होगा तो उसमें रेक्टिफिकेशन होगा। अभी डायोड बहुत सारी बार क्या होता है ना, जब गूगल पे आप सर्च करोगे तो डायोड कई बार पैसिव में भी पढ़ाया जाता है। तो मैं बोलूंगा कि डायोड की बहुत वैरायटी होती है। ये हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, जिसको हमने एक्टिव में कंसीडर किया है। क्यों एक्टिव में कंसीडर किया है? बिकॉज ये रेक्टिफिकेशन कर सकता है सिग्नल का, लॉजिक बता दिया। अदरवाइज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ोगे तो उसमें बहुत डिटेल में ये जाता है, उतनी डिटेल की नेटवर्क थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत नहीं है। नेटवर्क थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से डायोड को आप क्या रखोगे, एक्टिव में रखोगे हमेशा। ठीक है, चलिए ये डिबेट खत्म कर दिया मैंने यहाँ पे। बाकी ओपेम क्या होता है, ट्राइक, डायक, एससीआर क्या होते हैं, ये सारे के सारे ये तीन कंपोनेंट हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। अभी जरूरत नहीं, अभी लिखे रहने दो, नाम लिखे रहने दो, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि नेटवर्क थ्योरी तो पढ़ के एग्जाम थोड़ी देना है, नेटवर्क थ्योरी के बाद सारे सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम दोगे ना, तो जब तक आपको सारे एग्जाम्पल, जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लोगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए, क्योंकि एक एक चीज को डिटेल में पढ़ाएंगे। अब पता चले मैं यहीं पे एससीआर पढ़ाने लग जाऊं, डायरेक्ट पढ़ाने लग जाऊं, तो नेटवर्क थ्योरी से भटक जाऊंगा। अभी मैंने एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये ओपेम कहां पढ़ोगे, ओपेम और डायोड वगैरह सब कहां पढ़ोगे, ये आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे, बहुत डिटेल वर्जन में सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैंने ही पढ़ाया है, तो तीनों डिवाइस मुझसे आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। चलिए आगे बढ़े। पैसिव में क्या क्या आएगा, पैसिव में आएगा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तीनों के तीनों क्या होते हैं हमारे, ये एब्जॉर्ब करते हैं, ये एनर्जी को क्या करते हैं, पावर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये तीनों के तीनों काय में रहेंगे, पैसिव में रहेंगे। इसी वजह से याद है आपने जब मैंने डेफिनेशन लिखी थी, बोला था कि इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, तो वहां क्या लिखवाया था, इट इज अ पैसिव एलिमेंट डिजाइन टू स्टोर एनर्जी, है ना, ऐसा लिखा था ना। तो पैसिव लिखा था क्योंकि ये तीनों के तीनों काय में होते हैं, पैसिव में, क्योंकि ये क्या करते हैं, या तो एनर्जी स्टोर करेंगे या फिर डिसिपेट करेंगे। मतलब रजिस्टर डिसिपेट करेंगे, स्टोर करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी को या पावर को, क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ट्रांसफॉर्मर, जैसे आपने डेफिनेशन में लिखवाया कि ट्रांसफॉर्मर ऐसे डिवाइसेस जो एम्पलीफाई कर सकते हैं वो सारे एक्टिव में होते हैं, बट जो ट्रांसफॉर्मर होता है सर वो भी तो हमारा एम्पलीफाई करता है। ट्रांसफॉर्मर, सपोज करो ट्रांसफॉर्मर है और इधर हम लोगों ने इधर वोल्टेज, इधर सपोज करो हमने 50 वोल्ट दिया, तो नंबर ऑफ टर्न से, है ना, नंबर ऑफ टर्न से, नंबर ऑफ N1:N2, नंबर ऑफ टर्न से इसको हम लोग 100 वोल्ट भी पहुंचा सकते हैं।
तो ये हुआ ना, सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन हुआ, वोल्टेज बढ़ गया, करंट कम हो गया, ऐसा कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ एम्प्लीफिकेशन, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, तो फिर आपने इसको पैसिव की लिस्ट में क्यों डाला, पैसिव की लिस्ट में क्यों डाला? अब आपको मैं एक चीज बताता हूं कि ट्रांसफॉर्मर, यहां जो एम्प्लीफिकेशन का मतलब है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल का मतलब है पावर सिग्नल से। किससे मतलब है हमारा? पावर सिग्नल से। और ट्रांसफॉर्मर में पावर P1 और P2, पावर P1 और P2 क्या होती है? बराबर होती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में करंट और वोल्टेज का तो एम्प्लीफिकेशन एटेन्यूएशन होता है, नॉट एटेन्यूएशन बोलूंगा, वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज या फिर करंट का एम्प्लीफिकेशन होता है, डिपेंड ऑन द स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। बट पावर दोनों साइड, प्राइमरी सेकेंडरी या आप ये बोल सकते हो एलवी या एचवी साइड में, दोनों साइड में पावर क्या होती है? कांस्टेंट होती है ट्रांसफॉर्मर की। तो पावर का एम्प्लीफिकेशन ट्रांसफॉर्मर में नहीं होता है, इस वजह से इसको क्या माना है हम लोगों ने? पैसिव एलिमेंट माना है, पैसिव एलिमेंट माना है। अब आप बोलोगे सर चलो ठीक है एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रहा, बट ट्रांसफॉर्मर पैसिव में क्यों रख दिया आपने? कुछ एब्जॉर्ब वगैरह कर रहा है क्या? क्योंकि ये एनर्जी जो है यहां पे देखिए कुछ रख नहीं रहा है। जब आपको ट्रांसफॉर्मर डिटेल में पढ़ोगे तो ये जो कोर है ना, ये कहीं ना कहीं इसकी जब मॉडलिंग करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक इंडक्टर जैसा, इसकी जब मॉडलिंग करेंगे तो इंडक्टर की टर्म में करेंगे, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पहले कायम में जा रही मैग्नेटिक एनर्जी, देन फिर एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है। तो यहां पर कुछ अमाउंट ऑफ जो बफर वाटर था ना हमारी मॉडलिंग में, बोल सकते बफर वाटर टाइप, तो कुछ यहां पर रिएक्टिव पावर के फॉर्म में कुछ एनर्जी यहां पे हमेशा बनी रहेगी। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा पैसिव में है, ठीक है। अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, सर ये क्या समझा दिया। ये अगर नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसफॉर्मर में डिटेल में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। मशीन के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में जाने वाले हैं। चलो, तो अब एक्टिव और पैसिव की लिस्ट आपको समा दी है मैंने। एक्टिव और पैसिव के एग्जाम्पल है, डेफिनेशन ये याद रखनी है आपको, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए अब बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा ये भी क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेते हैं। अभी नेटवर्क थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लोगे, आगे जब ट्रांजिएंट वगैरह हम लोग देखते हैं तो ये इंडक्टर और कैपेसिटर भी क्या होते हैं? ये इंडक्टर और कैपेसिटर, ये जो इंडक्टर है ना, ये आगे चल के देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। चलो यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर देते हैं आपका। ये जो इंडक्टर है, ये करंट सोर्स का काम करता है थोड़ी देर के लिए, करंट सोर्स का ट्रांजिएंट एनालिसिस में पढ़ाऊंगा। और कैपेसिटेंस क्या होता है? वोल्टेज सोर्स जैसा एक्ट करता है, वोल्टेज सोर्स जैसा, ठीक है। जब मैं स्टूडेंट था ना कॉलेज में, तब मुझे भी ये कई बार डाउट होता था कि इंडक्टर है सर, तो इंडक्टर चार्ज हो रहा है, जब डिस्चार्ज हो रहा है तो ये एनर्जी दे तो रहा है। सेम कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है तो ठीक है, इसने क्या करा? एब्जॉर्ब लेते, चार्ज लेते टाइम पे इसने क्या कर दिया? क्या शो कर दी कैरेक्टरिस्टिक्स? पैसिव की। और जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो ये देगा किसी को, रजिस्टर लगा तो देने लगेगा ना। एक कैपेसिटर इसको फुल्ली चार्ज कर दो और फिर ये चार्ज कैपेसिटर अगर हम रजिस्टर के अक्रॉस लगा देंगे तो यहां से यहां एनर्जी ट्रांसफर होगी या पावर ट्रांसफर होगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो कैपेसिटर या इंडक्टर है वो आपकी सप्लाई दे रहा होगा, तो उस टाइम पे वो एक्टिव जैसा भी तो है, ऐसा मेरा डाउट होता था। बट जब भी ये एक्टिव और पैसिव की बात कर रहे हैं, ये स्टडी स्टेट में बात करेंगे। जो हमेशा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो हमेशा शो करे उसके ऊपर हम लोग सिल ठप्पा लगाते हैं ये एक्टिव है या पैसिव है। तो ये जो कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स जैसा बनेगा और इंडक्टर करंट सोर्स बनेगा, ये जो सोर्सेस होंगे दीज आर द टेम्परेरी सोर्सेस। ये क्या है? टेम्परेरी सोर्सेस होंगे, टेम्परेरी सोर्सेस। और टेम्पररी करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स को फिर हम लोग इसको एक्टिव में नहीं मानेंगे, ठीक है। क्लियर है? कई बार आपको वाइवा वगैरह में उलझा सकते हैं टीचर्स कि इंडक्टर भी तो करंट सोर्स या वोल्टेज कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स जैसा काम करता है, तो क्यों ना इसको एक्टिव बोल दे। तो आप बोलेंगे सर ये सोर्स तो है, बट दीज आर दी टेम्पररी करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। स्टडी स्टेट पे जाके इनमें भी एनर्जी खत्म हो जाती है। और हम लोग एक्टिव और पैसिव की बात जब भी आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो हम लोग स्टडी स्टेट को ही देखते हुए किसी का नामकरण करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यह बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारा एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ।